हेलो बच्चों। तो सॉलिड स्टेट में बेटा हम थोड़े और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सभी करेंगे। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि वो हमारी लास्ट वीडियो है, पर अभी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्पिटिशन्स बेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी हर बच्चे के लिए फॉर द व्यू ऑफ द कॉम्पिटिशन्स। खास करके आज वो क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे जो क्लास में बहुत कम टीचर्स कराते हैं और यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी जो है ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कराया जाएगा। तो वो जनरल सॉलिड स्टेट को खत्म करते हैं। हम लोग आज सॉलिड स्टेट के बिल्कुल अंदर जाके बातें करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ टू वी इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर है बेटा उनमें जो प्योर सेमीकंडक्टर, मैंने बताया ना इंट्रिंसिक शब्द जब हम लिखेंगे तो उसका मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर आपके पास है बेटा, उन प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके दो मेन मेथड्स होते हैं बेटा। एक तो होता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है बेटा, जो मेटल्स होती है ना, मेटल का अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा तो उनकी कंडक्टिविटी हमेशा क्या करती है? डिक्रीज करती है। मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी कंडक्टिविटी क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि मेटल की कंडक्टिविटी आती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और टेम्परेचर बढ़ाने से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। फास्टली मूव करने का मतलब क्या है कि उनमें जो है रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए उनकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे तो इंसुलेटरी होते हैं। ग्रेटर टेम्परेचर पे मोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इंक्रीज जंप करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी हम लोग जो है इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और दूसरा हम लोग जो है कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं बेटा बाय इंक्रीजिंग डोपिंग। इंक्रीजिंग डोपिंग, अगर हम लोग डोपिंग को इंक्रीज करते हैं, मींस मान लीजिए आप लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं बेटा। कल मैंने आपको बताए थे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं लास्ट वीडियो में। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हम लोग फॉर्म करते हैं तो उसमें हम लोग पेंटावैलेंट मींस 15 ग्रुप एलिमेंट को ऐड करते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनकी वजह से उनके पास क्या जाते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भी आपके पास जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये दो वे हैं बेटा टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है बेटा, क्या सेमीकंडक्टर, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये वो बातें हैं जो आपको बहुत कम समझाई जाएंगी या बहुत कम टीचर्स बताएंगे। जो सेमीकंडक्टर से क्या वो ओनली 14 ग्रुप एलिमेंट में 13 ग्रुप एलिमेंट की इंप्योरिटी ऐड करने से और 15 ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करने से ही बनते हैं? क्वेश्चन क्या बेटा, क्या सेमीकंडक्टर 14 ग्रुप में 13 ग्रुप की इंप्योरिटी मींस पी टाइप सेमीकंडक्टर ही बनते हैं, या 14 ग्रुप में 15 ग्रुप्स की इंप्योरिटी ऐड करने के बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर ही बनते हैं, या कोई और सेमीकंडक्टर भी पॉसिबल हो सकते हैं? क्वेश्चंस क्या बात ये समझ में आई बेटा? क्या 13 ग्रुप एलिमेंट और 14 ग्रुप एलिमेंट की वजह से ही सेमीकंडक्टर बनेंगे, या 13, 14 और 15 ग्रुप एलिमेंट जो हमारे पास हैं उनकी वजह से भी क्या सेमीकंडक्टर जो है वो सेमीकंडक्टर होते हैं, उनके अलावा भी होते हैं? एनसीईआरटी में सबसे लास्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा बेटा वो यही है। वो क्या है? वो आपसे कहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय 12 14 कंपाउंड। वो क्या कहेगा? व्हाट डू यू मीन्स बाय 12 14 ग्राफ जो है 12 16 कंपाउंड या 13 15 कंपाउंड। एनसीईआरटी जब आप करेंगे बेटा तो उसका, और ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको कोई नहीं कराता, ये सबसे लास्ट के ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं
तो जो क्वेश्चन क्या है बेटा कि जो एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय 16 12 16 कंपाउंड 13 15 कंपाउंड। तो मैंने कहा था बेटा कि ये जो कंपाउंड हैं 14th ग्रुप में 13 ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं या 14th ग्रुप के अंदर 15 ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इनके अलावा भी क्या हो सकते हैं सेमीकंडक्टर पॉसिबल हो सकते हैं और वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं 12 16 कंपाउंड या 13 15 कंपाउंड। 12 16 कंपाउंड या 13 15 कंपाउंड से आपके पास क्या हो सकते हैं वो कंपाउंड पॉसिबल हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब है क्या ये कंपाउंड, देखिए बेटा जो 16th ग्रुप होता है 16 ग्रुप आपको पता वो किसका होता है ऑक्सीजन फैमिली का, और ऑक्सीजन फैमिली में मेनली कौन से आते हैं सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे एग्जैक्ट कौन सा होता है बेटा सल्फर। और जो 12 ग्रुप है बेटा वो 12 ग्रुप किसमें आता है ट्रांजिशन मेटल्स में, मींस जो डी ब्लॉक एलिमेंट आपके पास होते हैं उन डी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे लास्ट ग्रुप है 12 ग्रुप। तो उसमें कौन आता है, उसमें आते हैं बेटा जिंक कैडमियम एंड मरकरी। जो 12 ग्रुप है वो डी ब्लॉक का है और उसमें 3 मेन एलिमेंट होते हैं जिंक कैडमियम और मरकरी। और जो 16 ग्रुप है वो किसकी होती है ऑक्सीजन फैमिली की। तो अगर ये कंपाउंड आपके पास है, कंपाउंड कौन से बेटा 12 ग्रुप का 16 के साथ जिंक सल्फाइड आपके पास हो सकता है, मरकरस सल्फाइड आपके पास हो सकता है, समझ गए। तो ये जो कंपाउंड आपके पास होंगे या कैडमियम सल्फाइड आपके पास हो सकता है या इसे जो नेक्स्ट होता है सिलीनियम तो वो आपके पास हो सकता है कैडमियम सिलीनियम लाइक दीज कंपाउंड्स आर नोन एज 12 16 कंपाउंड। ये क्या है 16 और 12th ग्रुप से मिलकर बने हुए कंपाउंड है जो एज ए सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। बात समझ गए बेटा। 13 15 ग्रुप एलिमेंट, देखिए 13 ग्रुप को 14 में ऐड करते हैं तो आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, 15 को अगर 14 में ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या 13 और 15 से भी कोई सेमीकंडक्टर बनेंगे, तो आपका आंसर होगा यस ये भी पॉसिबल है कि ऐसे भी हमारे पास कुछ कंपाउंड हो सकते हैं जो 13 और 15 ग्रुप से मिले। वो क्या होंगे एंटीनियम, उसको आप एंटीमनी के साथ जोड़ दीजिए Sb, ये आपके पास जो एक पॉसिबल कंपाउंड हो सकता है भाई। एल्यूमिनियम फास्फाइड Alp, ये क्या है ग्रुप 13 15 कंपाउंड आपके पास है। बात समझ में आई। तो ये सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप लोगों ने कुछ बातें याद रखनी हैं जो काफी महत्वपूर्ण। क्लियर है। इंक्रीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर या बाय इंक्रीजिंग द डोपिंग हम लोग इंक्रीज चेंज कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद 12 16 कंपाउंड का मतलब क्या होता है, 13 15 कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये बात समझ में आ गई बेटा सबको। इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है बेटा, वो क्या है जो ट्रांजिशन मेटल है ना, ट्रांजिशन मेटल्स में कौन से आते हैं बेटा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब वो सभी के सभी तो क्या है जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट क्वेश्चन है कि उनके जो ऑक्साइड हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स के जो ट्रांजिशन मेटल हैं जो बेटा, उनके जो ऑक्साइड हैं वो क्या है। जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना बेटा, उनके ऑक्साइड्स क्या हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। देखिए मैं बता देता हूं पहले आपको कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें जनरली हम लोग जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को पढ़ते हैं स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वैंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 10 एलिमेंट क्या बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं और मेनली जो +2 तक पढ़े जाते हैं बेटा वो यही है। तो इसलिए आपने समझना कि इनके जो ऑक्साइड हैं ये तो सभी क्या है मेटल है, मींस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये खुद तो क्या है कंडक्टर है, लेकिन इनके ऑक्साइड्स क्या है, इनके ऑक्साइड्स में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके पास है बेटा। वो क्या है, अगर ये टाइटेनियम है तो इसके ऑक्साइड आपके पास वो क्या है मेटेलिक इन नेचर,
मीन्स जो मेटल की प्रॉपर्टी है उनको शो करेंगे, मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास होंगे। लेकिन इनके मैग्नीज आयरन अगर आपके पास है या कॉपर ऑक्साइड आपके पास है तो वो क्या है, नॉन मेटेलिक। MnO FeO CuO ये क्या है बेटा, नॉन मेटेलिक, मीन्स डायरेक्टली बात है इंसुलेटर आपके पास। और इस वैंडेनियम का जो ये वाला वैंडेनियम है, इस वैंडेनियम का जो ऑक्साइड है बेटा वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लो टेम्परेचर है तो इंसुलेटर है, नॉन मेटेलिक है, और हाई टेम्परेचर आपके पास हो गया तो क्या हो जाएगा, मेटेलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही जो क्रोमियम आपके पास है CrO2 ये क्या है, मेटेलिक, जबकि MnO2 अगर आपके पास है तो वो क्या है बेटा, नॉन मेटेलिक। वो क्या है बेटा, नॉन मेटेलिक आपके पास जनरली होगा। सिमिलरली अगर जब वैंडेनियम का है VO2 है तो वो दोबारा से टेम्परेचर डिपेंडेंट आपके पास है। अगर ग्रेटर टेम्परेचर है तो मेटेलिक हो जाएगा, और अगर लो टेम्परेचर है तो वो क्या होगा, नॉन मेटेलिक आपके पास होगा। तो ये ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं, मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली अंदाजा लगाएंगे क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं और सारी मेटल की प्रॉपर्टी को भी शो करती हैं, तो इसका मतलब ये मेटेलिक होंगी। पर ये क्या बेटा, इनके ऑक्साइड जो है वो इंसुलेटर आपके पास होते हैं। बात समझ गए बेटा, पक्का। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, उसको समझ लीजिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब तो समझ ही गए कि बस जो सॉलिड है अगर हम लोग उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या प्रॉपर्टी आएंगी उसकी, हमने उन सबको डिस्कस करना है। एक बात आप हमेशा याद रखिए बेटा, आप सबने पढ़ा है कि हमारे पास किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, रोटेट कर रहा है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो इसके रोटेट करने से अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है ना, और चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, करंट। ये बात सबको पता है, फिजिक्स का फंडामेंटल होता है। और करंट जब मूव करेगा तो वो जो है मैग्नेट बना सकता है या मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो इसलिए ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, एक प्रॉपर्टी होती है, एक जो है क्वांटिटी होती है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, उसको शो करेगा। ठीक है, मींस एक मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। और उस अब क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना, ये क्या है, रोटेट कर रहा है अपनी ऑर्बिट में इस तरह से, तो ये जो रोटेटिंग है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या बेटा, ऑर्बिटल, जब ये अपनी ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा है तो वो क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास होता है किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। और अगर मान लीजिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स था और एक क्या होती है इसकी स्पिन, आप सबने पढ़ा हुआ, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपके पास रोटेट कर सकते हैं। तो अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास था और वो रोटेट कर रहा है बेटा, तो उसकी एक क्या बनेगी, स्पिन भी बनेगी। और स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। समझ गए। मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअल में अगर आपने फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट पढ़ा तो उसी की तरह एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के या किसी भी सब्सटेंस के मैग्नेटिक बिहेवियर को बताएगी। अगर उसकी कुछ ना कुछ नेट वैल्यू आएगी तो वो पैरामैग्नेटिक हो सकता है, नहीं आएगी तो डायामैग्नेटिक हो सकता है। बात समझ गए। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक प्रॉपर्टी है जो बिहेवियर को क्लासिफाइड करेगी किसी भी सॉलिड के, और ये दो हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दूसरा क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। जब आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे बेटा तो बताएंगे भी इस मैग्नेटिक मोमेंट को, एक स्पेशल यूनिट होती है जिसको बोलते हैं बोर मैग्नेटोन।
उस बोर मैग्नेट्रॉन्स की टर्म में हम लोग क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं। पर वो सारी डिटेल से कैसे वो बोर मैग्नेट्रॉन होगा, कैसे आएगा, कितना ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन करंट बनाएगा, कितना उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, वो सारी बातें हम लोग फिजिक्स में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप लोग इतना याद रखिए कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, अगर वो किसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है बेटा, न्यूक्लियस के, तो वो क्या करेगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा और एक उसकी वजह की स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और ये मैग्नेटिक मोमेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्लासिफाइड करेगी सॉलिड के बिहेवियर को कि वो सॉलिड किस तरह के आपके पास होंगे। बात समझ गए। और इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू के आधार पे ही जो सॉलिड हमारे पास है बेटा, वो मेनली 5 प्रकार से होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे ही हमारे पास, या इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू के आधार पे ही सॉलिड क्या है बेटा, 5 प्रकार से हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं बेटा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं बेटा, जिन सब्सटेंस के का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, मैंने कहा था ना कि आपने मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पे बताना, जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है बेटा वो क्या है, ऑलमोस्ट 0। ठीक है, और अगर आप लोग क्या करते हैं, उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोग उनको रखेंगे तो दे रिपेल, वो क्या हो जाएंगे, रिपेल बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा क्या किए जाएंगे बेटा, रिपेल किए जाते हैं। बात समझ गए। तो जो सब्सटेंस जिनका नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट 0 है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिपेल किए जाते हैं, उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा, डायामैग्नेटिज्म। बात समझ में आई, पक्का क्लियर है। तो इसमें आपके पास कंपाउंड कौन से होंगे, तो टाइटेनियम ऑक्साइड, वाटर, NaCl, H2O, NaCl, ये आपके पास क्या बेटा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल होते हैं। कौन से सब्सटेंस डायामैग्नेटिक होंगे, तो आप लोग कहेंगे जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना बेटा, वो सब्सटेंस क्या होते हैं, जो है डायामैग्नेटिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर उसमें दोनों फील्ड हैं तो वो दोनों किस में होते हैं बेटा, अपोजिट स्पिन में। एक स्पिन का नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस दिशा में, तो दूसरे का नेट इस दिशा में, तो उसका जो नेट स्पिन मोमेंट आएगा या नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास आएगा, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आई, पक्का। दूसरे जो सब्सटेंस आपके पास होते हैं बेटा, वो होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो क्या होते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिनका क्या होता है बेटा, सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट। जिनका क्या होता है, सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग कह सकते हैं। और जब उनको क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया जाएगा, जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट किया जाएगा, तो दे आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। जो सब्सटेंस जिनका सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो प्रॉपर्टी है बेटा, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म। प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिज्म। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, जो हमारे पास O2 है, ऑक्सीजन गैस, वो हो सकती है। 12 जो है कॉपर आयन आपके पास हो सकते हैं, जिंक आयन आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, और आयरन आयन हो सकते हैं, क्रोमियम आयन हो सकते हैं। दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ गए। अब क्वेश्चन कि कौन से सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक होंगे, तो जिनके यहाँ पे मैंने कहा डायमैग्नेटिक कौन से होंगे, जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे, जिनके पास सम जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिनके पास क्या बेटा
सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे भाई ये था, इसमें तो जो है कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया जो अनपेयर्ड था, तो इसकी वजह से आपके पास जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। और जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो इसको कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे। एक फॉर्मूला होता है n × n+2, इसका √2bm बोर मैग्नेटॉन्स। तो ये नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, n क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसको आगे सिखाएंगे बेटा, जब आपको नेक्स्ट 8th 9th यूनिट पढ़ाएंगे हम लोग केमिस्ट्री की, तब ये बातें हम लोग डिटेल से कैलकुलेट करना सिखाएंगे आपको। तो बात समझ में आ गई, 2 सब्सटेंस क्लियर हो गए। थर्ड जो सब्सटेंस हमारे पास है बेटा, वो थर्ड सब्सटेंस होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। थर्ड क्या है बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, थर्ड है बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं बेटा, वो सब्सटेंस जिनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, लार्ज। जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, लार्ज होता है। और जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड। एक शब्द लिखेंगे, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट किए जाएंगे, इवन टू कुछ समय के बाद तो वो खुद परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ गए। वो सब्सटेंस which have large net magnetic moment and when put in the external magnetic field they are strongly attracted by external magnetic field are known as ferromagnetic substance। बात समझ गए बेटा, पक्का। एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा बेटा, फेरोमैग्नेटिज्म। बात क्लियर। और इसके बाद जो भी आपके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट, कौन से सब्सटेंस होंगे जो फेरोमैग्नेटिज्म को शो करेंगे, तो जिनके पास क्या होगा बेटा, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। और फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी होती है बेटा, जिसको बोलते हैं आप डोमेन थ्योरी। जिसको क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन थ्योरी। इस डोमेन थ्योरी को आपको जो है फिजिक्स में हम लोग जब 3rd यूनिट कराएंगे, उसमें डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से जो है किसी भी सॉलिड के अंदर किस तरह से डोमेन होते हैं बेटा। डिटेल से तो फिजिक्स में कराएंगे आपको, बस अभी जनरल बता रहे हैं। तो उनमें पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से चारों दिशाओं में रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है। लेकिन जैसे आप लोग उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे, तो वो डोमेन रोटेट कर जाते हैं और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं या इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है और लार्ज नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन थ्योरी बोलते हैं। बात समझ गए बेटा, पक्का। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर। एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टियों को शो करेंगे। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ना, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं उन सब को शो करते हैं, लेकिन एक्सटेंट क्या होता है, लार्ज होता है। मींस लार्ज अमाउंट में ये उसको शो करते हैं, लार्ज अमाउंट में शो करेंगे। मैग्नीट्यूड पैरामैग्नेटिक में कम आएगा, इसके केस में आपके पास क्या आएगा, ज्यादा आएगा। पैरामैग्नेटिक में जो है मैग्नीट्यूड कम आएगा, फेरोमैग्नेटिक में जो है ज्यादा आपके पास आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है। इसके बाद एक शब्द आएगा बेटा इसमें, वो होता है क्यूरी टेम्परेचर। वो क्या बेटा, क्यूरी टेम्परेचर। अब ये क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्यूरी टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा कि वो टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। मींस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करना स्टार्ट कर दे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को अगर शो करना स्टार्ट कर देता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है बेटा जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करना स्टार्ट कर देता है। बात समझ गए? पक्का। मेन होते हैं बेटा ये 3 सब्सटेंस आपके पास। एक होता है इसके अलावा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। हम लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं कि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, मींस दे शो द लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट, बट एक्चुअल में उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है 0। अगर उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो? 0 हो, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, एंटी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है बेटा, ये क्या होते हैं, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होते हैं, एक प्लस हाफ, दूसरा माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उनका नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है जो वो 0 आ जाता है। बात समझ गए? एंटी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? which have the large number of unpaired electron but their net magnetic moment is 0. Why? Because जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना बेटा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में आपके पास प्रेजेंट है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसलिए उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या जाता है? 0 आपके पास आ जाता है। और एक होते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या होते हैं बेटा? 5वें नंबर पे फेरी मैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं बेटा? ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल। जबकि एक्सेप्ट क्या किया जाता है? लार्ज। हम लोग क्या मानते हैं कि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आना चाहिए? लार्ज आना चाहिए, लेकिन आता क्या है? स्मॉल। क्यों आता है? हम एक्सेप्ट ज्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास क्या बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो क्या है बेटा? अपोजिट स्पिन में है, और एक आधा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो किसी गिवन स्पिन में, जिसकी स्पिन कैंसिल नहीं होती। तो जैसे मान लीजिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन इससे कैंसिल होगी, इसकी स्पिन इससे कैंसिल होगी, अब ये बच गया, तो इस अकेले की वजह से स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझ गए? एंटी फेरी मैग्नेटिक कौन से होते हैं बेटा? जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में आपके पास प्रेजेंट हैं। और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा? स्मॉल। और हम एक्सेप्ट करते हैं कि उनका लार्ज होगा पर होता स्मॉल है, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, पर वो सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं बेटा? अपोजिट स्पिन में। एक आधा अनपेयर्ड जो है डिफरेंट स्पिन में आता है, इसलिए दे शो द नेट मैग्नेटिज्म। बात समझ में आई बेटा? तो इसी के साथ जो सॉलिड स्टेट है वो खत्म हो गई है बेटा। हमने इसके हर क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को, जो हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था उसको कराने की कोशिश आपके सामने की है। आई होप कि ये यूनिट आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ बेटा, अगर आपने ये 12-13 वीडियो जो हमारी थी सॉलिड स्टेट पे, उन सारी वीडियोज को अच्छे से देखा, ध्यानपूर्वक देखा है और हमारे अकॉर्डिंगली काम किया है, तो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन जो है पार्ट से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो इसलिए इन सभी वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपकी जो तैयारी है एक कॉम्पिटिशन्स की वो बहुत अच्छी हो सके। बेस्ट ऑफ लक।